Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे राइट्स ऑफ प्लेजी एंड दिस इज लेक्चर नंबर 114. Let's move on to the topic of rights of pledge. In the case of a contract of pledge, number of rights have been given to the pledgee. We are going to talk about all those rights one by one. The first one is right to receive payment from the debtor. Section number 173. Pledgee or pawnee has a right to retain possession of the goods pledged till he obtains first, the payment of his debt, second, interest on that debt, and the third point, all other necessary expenses which he might have incurred for the preservation of the goods pledged. प्लेजर ने प्लेजी के पास जिन पर्टिकुलर गुड्स को प्लेज किया है, प्लेजी को उन गुड्स को अपने कब्जे में रखने का अधिकार है. लेकिन प्लेजी इन गुड्स को अपने कब्जे के अंदर तब तक रख सकता है जब तक उसे डेट की पूरी रिपेमेंट नहीं हो जाती, डेट के ऊपर जो अमाउंट इंटरेस्ट का बनता है उसकी रिपेमेंट नहीं हो जाती, और इसी के साथ साथ अगर प्लेजी ने उन गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए कुछ ज़रूरी खर्चे किए हैं तो प्लेजी उन सभी नेसेसरी एक्सपेंसेस को भी प्लेजर से रिकवर कर सकता है. सेकेंड पॉइंट, राइट ऑफ लियन. लियन मीन्स वस्तु को अपने कब्जे में रखने का अधिकार. दिस इज सेक्शन नंबर 174. Pledgee or pawnee has no right to retain his possession over the goods pledged for any debt or promise other than the debt or promise for which they were pledged. जिस पर्टिकुलर लोन की रिपेमेंट के लिए या जिस पर्टिकुलर प्रॉमिस की परफॉर्मेंस के लिए प्लेजर के द्वारा गुड्स को प्लेज किया गया है, प्लेजी सिर्फ उसी पर्टिकुलर लोन की रिपेमेंट के लिए या उसी पर्टिकुलर प्रॉमिस की परफॉर्मेंस के लिए गुड्स को अपने कब्जे में रख सकता है. लेकिन अगर कोई और लोन की रिपेमेंट है या कोई और प्रॉमिस की परफॉर्मेंस है तो प्लेजी के पास उन गुड्स को अपने कब्जे में रखने का अधिकार नहीं है. द थर्ड पॉइंट, राइट टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस. सेक्शन नंबर 175. द प्लेजी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द प्लेजर extraordinary expenses incurred by him for the preservation of the goods pledged. प्लेजर ने प्लेजी को गुड्स को प्लेज किया है. अब प्लेजी की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उन गुड्स को प्रिजर्व करके रखे. गुड्स को संभाल के रखने के अंदर प्लेजी ने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर किए हैं तो प्लेजी का ये अधिकार बन जाता है कि वो प्लेजर से इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को रिकवर करे. फॉर सच एक्सपेंसेस ही हैज नो राइट टू रिटेन द गुड्स, he can only sue to recover them. प्लेजर ने अगर लोन की रिपेमेंट कर दी है तो प्लेजी को ये गुड्स तो वापस करनी पड़ेगी, लेकिन जो एक्सपेंसेस प्लेजी ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकर किए हैं, प्लेजी इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को रिकवर करने के लिए केस फाइल कर सकता है, लेकिन चीज़ों को अपने कब्जे के अंदर नहीं रख सकता. फोर्थ पॉइंट, राइट अगेंस्ट ट्रू ऑनर व्हेन द प्लेजर्स टाइटल इज डिफेक्टिव. जहां पर एक व्यक्ति ने गुड्स को प्लेज किया है उसकी ऑनरशिप डिफेक्टिव है. इट मीन्स प्लेजर को गुड्स को प्लेज करने का अधिकार नहीं था लेकिन उसने इन गुड्स को प्लेज कर दिया, तो यहां पर प्लेजी के ट्रू ऑनर के अगेंस्ट क्या अधिकार होंगे. व्हेन द प्लेजर हैज ऑब्टेन्ड पोजेशन ऑफ द गुड्स प्लेज्ड बाय हिम अंडर ए वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज बाय फ्रॉड एटसेट्रा, बट द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन रिसेंडेड at the time of the pledge, the pledgee acquires a good title to the goods provided he acts in a good faith and without notice of the pledger's defect of title. स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल को टेकअप कर रहा हूं. उस एग्जाम्पल के बाद मैं इन लाइंस के ऊपर दोबारा से आऊंगा. मिस्टर बी परचेज्ड ए मैनुअल गिटार लास्ट ईयर फॉर ₹20,000. पिछले साल मिस्टर बी ने 20,000 रुपए के अंदर एक मैनुअल गिटार परचेज किया. मिस्टर ए सेज टू मिस्टर बी, इफ यू वांट टू सेल दिस गिटार फॉर ₹5,000 आई एम विलिंग टू बाय. अगर ये गिटार तुम 5,000 रुपए में बेचना चाहते हो तो मैं इसे खरीदने के लिए तैयार हूं. नाउ दिस गिटार इज नॉट सेलेबल बियॉन्ड दिस प्राइस. अब ये गिटार
5,000 रुपये से ज़्यादा के अमाउंट के ऊपर बिकने योग्य नहीं है। इन द मार्केट चाइनीज इलेक्ट्रिकल गिटार्स आर अवेलेबल फॉर मच लोअर प्राइस। मार्केट के अंदर चाइनीज इलेक्ट्रिकल गिटार इस प्राइस से कम के प्राइस के ऊपर मिल रहे हैं। सो मिस्टर ए मिस्टर बी को ये कहता है कि वो अपना गिटार 5,000 रुपये में बेच दे, क्योंकि अब इसकी कीमत मार्केट के अंदर 5,000 से ज़्यादा की नहीं है। मिस्टर बी, बिलीविंग ऑन मिस्टर ए स्टेटमेंट, एग्री टू सेल इट फॉर ₹5,000 ऑल्दो द प्राइस इज हायर इन द मार्केट। मिस्टर बी मिस्टर ए की स्टेटमेंट को सच मानते हुए एग्री कर लेता है कि वो उसे 5,000 रुपये में ये गिटार बेच देगा, जबकि सच्चाई ये है कि मार्केट के अंदर इसका प्राइस 5,000 से कहीं ज़्यादा है। मिस्टर ए ये बात जानता था कि जो वो स्टेटमेंट दे रहा है वो सच नहीं है। मिस्टर ए ने जानबूझ के गलत स्टेटमेंट दी सो दैट मिस्टर बी उन गलत स्टेटमेंट के बेस के ऊपर अपनी सहमति दे दे। इट मीन्स कि मिस्टर ए मिस्टर बी के साथ फ्रॉड कर रहा है। मिस्टर ए हैज कमिटेड ए फ्रॉड विद मिस्टर बी। उसने जानबूझ के ये इंफॉर्मेशन गलत दी है ताकि मिस्टर बी अपनी सहमति दे दे इस गिटार को बेचने के लिए। मिस्टर बी ने इस गिटार को बेचने के लिए अपनी सहमति दे दी। मिस्टर ए मिस्टर बी को 5,000 रुपये की पेमेंट करता है और ये गिटार ले लेता है। आफ्टर दैट मिस्टर ए प्लेजेस द गिटार विद मिस्टर सी फॉर ₹10,000। इसके बाद मिस्टर ए मिस्टर सी के पास जाता है और 10,000 रुपये के अंदर उसके पास ये गिटार को प्लेज कर देता है। मिस्टर ए बिकम्स प्लेजर एंड मिस्टर सी बिकम्स प्लेजी। इज दिस प्लेज वैलिड? अब स्टूडेंट नोट कीजिएगा, मिस्टर सी को मिस्टर ए के द्वारा किए गए पीछे वाले फ्रॉड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मिस्टर सी ने गुड फेथ के अंदर आके इस पर्टिकुलर गिटार को अपने पास रख लिया और 10,000 रुपये का लोन मिस्टर ए को दे दिया। दिस प्लेज इज वैलिड, क्योंकि अभी तक मिस्टर बी ने मिस्टर ए के साथ फ्रॉड के कारण अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा। मिस्टर बी ने फ्रॉड के कारण अपना कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर ए के साथ नहीं तोड़ा, उससे पहले ही ए ने सी के पास इसको प्लेज कर दिया। देन दिस प्लेज इज वैलिड। अब स्टूडेंट मैं इस पर्टिकुलर लाइन को आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। When the pledger has obtained possession of the goods pledged by him under a voidable contract, मिस्टर ए और मिस्टर बी के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो voidable कॉन्ट्रैक्ट है। ए ने बी के साथ फ्रॉड किया है। बी चाहे तो इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे या बी चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई एक्शन ना ले। सो मिस्टर बी की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना या वॉइड बनाना। हम मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच के कॉन्ट्रैक्ट को नाम देंगे voidable कॉन्ट्रैक्ट। बट द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन rescinded एट द टाइम ऑफ द प्लेज। मिस्टर ए ने गिटार का पोजेशन ले लिया और उसे मिस्टर सी को प्लेज कर दिया। प्लेज करते समय तक मिस्टर बी ने ए के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया। द प्लेजी acquires a good title to the goods. प्लेजी इज मिस्टर सी। मिस्टर सी गेट्स गुड टाइटल टू द गुड्स। मिस्टर सी को इन गुड्स की एक अच्छी ऑनरशिप मिलेगी, प्रोवाइडेड मिस्टर सी एक्ट्स इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस ऑफ द प्लेजर्स डिफेक्ट ऑफ टाइटल। लेकिन इस बात के लिए यह जरूरी है कि मिस्टर सी पूरे भरोसे के साथ और बिना किसी शक के साथ कि प्लेजर का मिस्टर ए का जो ऑनरशिप है वो डिफेक्टिव है, इस बारे में उसे कोई नोटिस नहीं है। सो जहां पर प्लेजी को पीछे हुई किसी भी ट्रांजैक्शन के बारे में नहीं पता और प्लेजी इन गुड फेथ और प्लेजर के डिफेक्टिव टाइटल की जानकारी का नोटिस ना होने पर प्लेज को एक्सेप्ट करता है, यहां पर वह प्लेज वैलिड माना जाएगा। सो voidable कॉन्ट्रैक्ट के केस के अंदर अगर प्लेजी गुड फेथ के अंदर आके और उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि प्लेजर का टाइटल डिफेक्टिव है और वो उस प्लेज को एक्सेप्ट करता है, देन दैट प्लेज इज ए वैलिड वन। फिफ्थ राइट, pledges right where pledger makes default. Where the pledger fails to redeem his pledge, the pledgee can exercise the following rights. Section number 176 is applicable. जहां पर एक प्लेजर ने अपने लोन की रीपेमेंट करने के अंदर डिफॉल्ट कर दिया तो प्लेजी के पास कुछ अधिकार हैं। द फर्स्ट वन इज he may file a suit against the pledger upon the debt and may retain goods pledged as a collateral security.
प्लेजी प्लेजर के खिलाफ डेट को रिकवर करने के लिए केस फाइल कर सकता है और इन गुड्स को अपने पास वो साइड बाय साइड सिक्योरिटी रख सकता है। सेकेंड पॉइंट, he may sell the goods pledged after giving the pledger a notice of reasonable time period for the sale. प्लेजी प्लेजर को प्लेज गुड्स के लिए एक रीजनेबल टाइम पीरियड का नोटिस देके चाहे तो बेच दे। द थर्ड पॉइंट, he can recover from the pledger any deficiency arising on the sale of the goods by him, but he shall have to hand over the surplus if any realized on the sale of the goods to the pledger. प्लेजी ने गुड्स की सेल कर दी, लेकिन गुड्स की सेल करने के बाद भी पूरा लोन का अमाउंट रिकवर नहीं हो पाया, तो जो सेल करने के बाद अमाउंट की डेफिशिएंसी रह गई है उस डेफिशिएंसी को भी प्लेजी प्लेजर से रिकवर कर सकता है। बट ही शैल हैव टू हैंड ओवर द सरप्लस इफ एनी रियलाइज्ड ऑन द सेल ऑफ द गुड्स टू द प्लेजर। लेकिन अगर गुड्स को बेचने में प्लेजी को जो गुड्स की सेल से अमाउंट मिला वो लोन अमाउंट से ज्यादा है, तो प्लेजी उस सरप्लस अमाउंट को प्लेजर को वापस करे। 6 पॉइंट, प्लेजी मस्ट नॉट यूज द गुड्स प्लेज। द प्लेजी मस्ट नॉट यूज द गुड्स प्लेज। जिन गुड्स को प्लेजी के पास प्लेज किया गया है, प्लेजी उन गुड्स को यूज नहीं करे। Besides the above rights, all other rights of the bailee may also apply to the pledgee, that is pawning. यहां तक हमने 6 डिफरेंट राइट्स की बात करी। इन 6 राइट्स के अलावा जो अधिकार बेली को मिले हुए हैं वही अधिकार प्लेजी के पास हैं। Now I move on to the summary part. Rights of pledgee. Right to receive payment from the debtor. Second point, right of lien. The third point, right to extraordinary expenses. Fourth point, right against true honor when the pledger's title is defective. Fifth point, pledgee's right where pledger makes default. And the sixth point is pledgee must not use the goods pledged. Student, we talk about rights of pledgee in this video lecture. I hope that now the rights of pledgee will become quite easy to you. Thank you very much.